चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए, ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होती है। कह रहा है कि नंबर ऑफ शून्य यानी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरो वो क्या होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है ना। तो इसके ये जो बहुपद है ये द्विघात का मतलब x की पावर क्या है 2 है, और ऐसे में इनके शून्य भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। समझ में आया। यहाँ ये समझ लो कि अगर ये 3 घात का बहुपद होता, अगर ये 3 घात का बहुपद होता ऐसे, तो इसके शून्य जो होंगे जीरोज, इसके जो जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे 3। समझ में आया। अगर ये 4 घात का बहुपद होता तो जो इसके जीरोज हैं वो कितने हो जाएंगे 4। कोई डाउट है इसमें? एकदम इजी है, खाली यही इतना लिख देना है बस, ठीक। 5 घात आए तो 5, 6 घात आए तो 6। इसीलिए जो है जब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, जैसे ये 5x + 3 ये सॉल्व किए तो हमें x के 2 मान मिलते हैं। देखे होगे x के 2 मान मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है इसलिए x के 2 मान निकालने पड़ते हैं। समझ में आया ना। तो ये द्विघात बहुपद है तो जीरोस 2 होंगे, त्रिघात होगा तो जीरोस 3 होंगे, है ना। यानी क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे। क्लियर है ना। तो पहले का ऑप्शन जो होगा वो 2 सही होगा जहां कहीं लिखा होगा। कोई डाउट है इसमें? सेकंड नंबर, सेकंड ये कह रहा है कि इफ tan a की जो वैल्यू है वो दी है 4/3। कह रहा है यदि tan a की वैल्यू जो है वो 4/3 दिया हुआ है तो कह रहा है sec a का मान बताइए। सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, पता ही है। इस ट्रायंगल का नाम ए बी और क्या होता है सी होता है। ए के अकॉर्डिंग tan a का मान जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटे कितना आधार, यही तो ना। तो परपेंडिकुलर इसके सामने ये है तो ये 4 हुआ, बेस ये है तो ये कितना हुआ 3 हुआ। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के अकॉर्डिंग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और ये हाइपोथेनस यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जानते हो 9 + 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, यानी कुल मिलाकर AC इक्वल टू √25 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब ये मिल चुका है। अब आपसे सेक कह रहा है, आराम से निकाल सकते हो। सेक इक्वल टू होता है हाइपोथेनस, है ना, यानी कर्णपान बेस। 10 तक की ये समांतर माध्य है, आएगा समांतर माध्य है आप में। ये कह रहा है 1 से 10 तक की धन सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। कह रहा मीन बिटवीन 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के समांतर संख्याओं के समांतर माध्य क्या होंगे। देखिए कैसे। चलिए, 1 से लेकर और 10 तक की बात कर रहा है, 1 to 10। तो पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6, चौथी 8 और अगली 10, ये तो ना। अब ये कह रहा है कि इनका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हम जानते हैं x इक्वल टू होता है सिग्मा f अपान में n, यही तो ना। सिग्मा x लिख दो, पदों का सम अपान पदों की संख्या। तो पदों के सम में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 होगा, और 1 2 3 4 5 पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30, 30/5, यानी आंसर क्या आएगा 6, यानी x डैश का मान जो है वो क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 संख्याएं लिखी हैं और तुमसे पूछ रहा है कि इसमें शांत क्या है और अशांत क्या है। 4 संख्याएं ऑप्शन में दी हुई हैं। ये पहली संख्या लिखी है 124/164, और दूसरी संख्या लिखी हुई है 131 बटे कितना 30, और तीसरी संख्या लिखी हुई है 227/625, और चौथी संख्या लिखी हुई है 625/462। और कह रहा है कि बताना है कि इसमें शांत क्या है और अशांत क्या है, आई मीन टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इन सभी का एलसीएम लेना है, इन सभी का एलसीएम, और देखना है किसमें 2 5 छोड़ के कुछ और भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये 164, अगर हम 164 को फैक्टराइज करते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये 41 आ गया, है ना। तो ये वैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। ये 30 में क्या लिखा हुआ 3, ये वैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हो, 3 आ ही गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
625 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 625 का 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी इसमें 5 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमल, है ना, ये शांत दशमल हुआ। और ये 4 6 2 है, अगर इसका भी फैक्टराइजेशन हम करते हैं 4 6 2 का, 2 दूनी 4, 2 से तो कटेगा नहीं, है ना, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, देख रहे हो ना, 3 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी आसान। अब समझ में आया, यानी हमें इसकी पहचान करने के लिए आया है, और हम सबका फैक्टराइजेशन करते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखा है, और उसमें अगर 3 मिल जाता है, 2 5 को छोड़ के कुछ भी मिल जाता है, तो वह जो है शांत हो जाएगा। क्लियर, शांत दशमलव प्रसार में ये है, चाहे 2 मिले या चाहे 5, हाँ चाहे जो मिले, चाहे 2 या 5, चाहे 2 5 दोनों, कोई दिक्कत नहीं, वो शांत हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर पी एक्स स्क्वायर माइनस में 2√5 पी एक्स प्लस में लिखा हुआ है 15 स्क्वायर टू 0, और कह रहा है यदि इसके मूल इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इफ दे हैव इक्वल रूट, यदि मूल समान है तो, यदि मूल समान है तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू बी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो ना। और यहाँ पर लिख देंगे डी का मान कितना हो जाना चाहिए था, 0, तो डी का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ लिखेंगे 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से ये a है, ये b है और ये c है, तुलना करके इसमें रख देंगे, ये इधर लाएंगे, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac में b के जगह रखने वाले हैं -2√5 a स्क्वायर, 4a की जगह रखने वाले हैं p, c के जगह रखने वाले हैं 15, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा, और बराबर में 15 चौका 60 p हो जाएगा, और ये 15 चौका 60, एक सेकंड ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 5, ये हो जाएगा 15 चौका 60 p, तो p इक्वल टू हो जाएगा 5 चौका 20 बटे 60, 20 तिया 60, यानी 1/3, ये कट के 2 कम 2, 2 तिया 3, 1/3 आंसर आएगा। क्लियर है ना? फिर से सुन लें एक बार, यदि इसके मूल इक्वल है, अधिकतर इक्वल ही देता है, बड़ा छोटा देता नहीं है, अनइक्वल देता नहीं, क्योंकि तो उससे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए कभी अनइक्वल नहीं देगा, सीधे कह देगा यदि इसके मूल इक्वल है तो के का मान, पी का मान, ऐसा समथिंग बताना है। तो ऐसी कंडीशन में बी का मान हम 0 लिखते हैं, इनसे तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करते हैं, a के जगह p लिखा हुआ है, b के जगह -2√5 लिखा हुआ है, c के जगह 15 लिखा हुआ है। अब d का मान क्या रखते हैं, 0, d के जगह 0 रख देते हैं, फार्मूला रख देते हैं, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये कह रहा है कि एक जो है मीनार है, आई मीन टावर मान सकते हैं, कह रहा है उसकी हाइट जो है वो 20 मीटर दिया है, और अर्थ पर यानी पृथ्वी पर बनने वाली उसकी छाया जो है साइडो, है ना, उसकी लेंथ जो है 20√3 दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखा जाने वाला एंगल, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं सूर्य बना है यहाँ पर, और एक ऐसे मीनार है, और इस मीनार की छाया ऐसे बन रही है, ऐसे छाया बन रही है। क्लियर है ना? ये ए बी एक मीनार है, ए बी, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी दी है, 20 मीटर, और इसकी जो छाया बन रही है सी यानी शैडो, इसकी लेंथ दी है 20√3 मीटर। ये हो गया। अब उसके बाद क्या ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ये एंगल जो है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, थीटा मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये ए बी अपान ए सी, यही तो ना, ये और ये, यानी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, ये तो ना, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये तो लिखा है। मान रखते हैं tan थीटा इक्वल टू ये 20 अपान में 20√3, ये 20 से 20 कट जाएगा, यानी tan थीटा का मान जो है वो 1/√3 लिखा है। कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है,
tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्लियर, लिख लीजिए। यानी हम यहाँ से सूर्य को देख रहे हैं 30 डिग्री पे, तो इस मीनार की छाया हम तक पहुँचने में पहुँचती है तो उसकी लेंथ जो होगी वो इतनी होगी। क्लियर, लिख लीजिए। ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आंकड़े दिए हैं उसका बहुलक पूछ रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी ठीक ठाक है। ये 10 है, 13 है, 17 है, 19 है, 12 है, 15 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 19 है, फिर 17 है। ये आंकड़े लिखे हैं और इसका मोड पूछ रहा है। और मोड हमने बताया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। मोड मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। मोड मीन्स होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे ज्यादा बार आया क्या 20 19 अरे जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा है नहीं, जो ज्यादा बार आए तो 19 आया है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 19। अब समझ में आया? ठीक। अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसे ऐसे लिख डालो, 10 लिखा है, फिर क्या लिखा है 12 11 है नहीं, 12 लिखा है, 13 लिखा, फिर 15 लिखा है, फिर 17 लिखा, फिर 19, फिर 20, यही तो लिखा है। यफ लिखते हैं। 10 कितनी बार यूज हुआ 1, 12 कितनी बार यूज हुआ 1, 13 कितनी बार यूज हुआ 1, 15 कितनी बार यूज हुआ, ये भी 1 2 बार, 1 बार, 17 2 बार, 19 3 बार, 20 1 बार। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो इसलिए इसका मोड जो होगा वो 19 है। अब समझ में आया? क्लियर। सबसे पहले ये कह रहा है कि सेमी पैरामीटर दिया, और ये होता है आपका सेमी पैरामीटर होता है आपका L+B, है ना, L+B। अरे पैरामीटर होता है 2L+B, P होता है 2L+B, और S होता है P/2। और P का जैसे ही नाम रखते हो मान, जैसे ही मान रखते हो तो ये कुछ इतना आ जाएगा कट के L+B, वही हमने लिख दिया, L+B हो गया। अब अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि जो लेंथ है वो आपका x है, और जो ब्रेथ है वो आपका y है। अगर ये लिखा हुआ है तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये होगी, ध्यान देना। ये कह रहा है कि सेमी पैरामीटर 36 दिया है, यानी L+B = 36 दिया है, यानी x+y की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 36। क्वेश्चन नंबर 1 हम मान सकते हैं। एक हो गया। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो L है वो वाइड से 4 अधिक है, लेंथ जो है 4 मोर देन वाइड, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी L का मान x है, y प्लस क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 2। ये और ये सॉल्व करके तुम x y का मान निकाल सकते हो, है ना। वैसे हम थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं इसे। सबसे पहले फ्रॉम 1 x + y क्या लिखा हुआ है 36, और x के जगह हम वो रिप्लेस कर देंगे y + 4, 4 + y कितना 36, 2y = 36 माइनस में 4 हो जाएगा, 2y = 32 हो जाएगा, y = 32/2 हो जाएगा, y कितना आया 16, है ना। और 16 वहां रखोगे तो x का मान जो है वो क्या मिलेगा y + 4, यानी 16 + 4, यानी y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। समझ में आया? अगर ये मीटर दिया होता तो जो तुम y x की वैल्यू निकाले हो वो भी मीटर हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद लिख सकते हो लेट लेंथ = x = 20 और y = 16। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है टू प्रूफ द डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का डबल जो है, बेलन का दोगुना, है ना, उसकी वक्रपृष्ठ, यानी ये कह रहा है उसके वक्रपृष्ठ अर्थात आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ये कह रहा है प्रूफ करना है द डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द
कर्व सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ द बेस, है ना, इसके गुणनफल के बराबर है। इंग्लिश वाले में ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है ना। फिर हाथ समझते हैं, ज़्यादा ही चलेगा। सबसे पहले कह रहा है कि ये जो बेलन है यानी वी, ये डबल है, डबल हो गया। और उसके बाद सी एस ए है, सी एस ए का, अरे नहीं, ये वॉल्यूम का डबल, ये सी एस ए का, और आर का, आर मतलब रेडियस, रेडियस के गुणनफल के बराबर, ये कह रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो अब इसका गुणनफल अगर हम LHS देखें, अगर हम LHS देखें तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो लिखेंगे, 2 गुणे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो लिखेंगे ना। और अगर हम RHS देखें तो RHS में क्या लिखा है, CSA इंटू आर, तो CSA को क्या लिखते हैं, 2 पाई आर एच, और आर को क्या लिखते हैं, आर, तो फिर से तो वही आया, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो आ रहा है। तो ये LHS इक्वल टू RHS है, ये क्लियर है क्या। जी मिट्टी हमारे मुंह में क्या, ये सब क्या है यार, कह रहे रिकॉर्ड हो रहा है, नाजायज नौटंकी कर रहे हैं, 2 लोग बैठे हो फिर भी नौटंकी की। चले फिर से आगे, ये कह रहा है, फिर से सुनना, ये कह रहा है कि अगर हम किसी CSA को अगर हम रेडियस से गुणा कर दें तो CSA मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, और रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, आर, और हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, और 2 को अगर अलग लिख लें तो ये पूरा क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही तो है। तो हम 2B इक्वल टू CSA इंटू आर लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं, तरीके दोनों। तो मैं नहीं आया क्या, एक छोटा सा है, एक ऐसे सिलेंडर बना है, एक सिलेंडर बना है, और कह रहा है इसके वॉल्यूम का डबल, इसके वॉल्यूम का डबल, इसके कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यानी वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है उसके और जो रेडियस है यानी त्रिज्या, इनके गुणनफल के बराबर, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो हम जब LHS देखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, LHS में लिखते हैं 2B, और 2B B के जगह लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, हो गया, LHS हुआ। अब RHS लिखते हैं तो लिखते हैं CSA इंटू आर, CSA मतलब 2 पाई आर एच, इसका CSA 2 पाई आर एच, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। तो ये CSA यानी 2 पाई आर एच इंटू आर गुणा कर देते, आ गया LHS RHS बराबर आ गया, तब भी प्रूव कर सकते हो, नहीं तो CSA गुणे आर कर लो, यानी पहले ही यहाँ से लेकर चलो CSA गुणे आर, तो इतना आएगा, इसे हम B मानते हैं तो 2B होगा। क्लियर, अब तो समझ में आया, लिख लीजिए। हाँ, ये कह रहा है C नंबर, ये कह रहा है sin 3 इक्वल टू cos A माइनस 26, ये तो लिखा है, sin 3 इक्वल टू cos A माइनस 26, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले इसको किसी को सेम बनाना है, तो इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये बताइए सर, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ये वहाँ नहीं होगा सर, हमारा नहीं होगा। cos 90 माइनस 3 इक्वल टू cos A माइनस 26, ये हो जाएगा। कंपेयर कर लेना, इसके बाद आगे